नमस्कार। आज के अपने शहीद दिन यानी 23 मार्च देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले 3 युवा क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भारत भूमि की आज़ाद ज़मीं का इतिहास जिन अमर शहीदों के रक्त से लिखा गया उनमें से एक है भगत सिंह। शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को उस वक्त करारी शिकस्त देने वाले भगत सिंह आज भी सभी युवाओं के लिए आदर्श है, जिनकी वीर गाथा से हमारी पीढ़ी ने प्रेरणा ली, जिन्होंने देश प्रेम में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। नई पीढ़ी के प्रेरणा सृजक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज शहीद दिवस पर आज हम उन्हें नमन करते हैं। शहीद भगत सिंह दास्ता एक क्रांतिकारी की शुरुआत करने के पहले हमारे वीर गाथा से हमारी पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में उनके पवित्र स्मृति को अभिवादन करते हुए हम उन्हें नमन करते हैं। पुनः एक बार ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1 मिनट के लिए हम श्रद्धांजलि के लिए हम सब अपने अपने जगहों पे खड़े रहे और उसके पश्चात शहीद भगत सिंह दास्ता एक क्रांतिकारी की एक नई शुरुआत, नए विचार के साथ हम ये कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नमस्कार। शहीद दिन 23 मार्च। शहीद भगत सिंह 1907 से लेकर 1931, समय 7:33, 93 वर्ष पहले इसी समय पे, इसी दिन को 23 मार्च को लाहौर की जेल में हमारे पूरे देश के सबसे बड़े ऐसे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी चढ़ाया गया था। ये दिन भी आज ही का था, समय अलग था, साल अलग था, लेकिन 7:33 पे करीबन 8 या 9 घंटे पहले जो तय की गई थी फांसी की तारीख और फांसी का समय, उसके पहले करीबन 8 से 9 घंटे अचानक हमारे ये 3 जाबाज वीरों को फांसी के फंदे पे ब्रिटिश सरकारों ने फांसी लगा दी थी। उसको आज 93 वर्ष पूरे हुए। समय भी वही है। मान लो कि आज अगर हम 1931 में बैठे हैं तो इसी समय पे हमारे देश के जिगरबाज और शान रहने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आज का हमारा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह दास्ता एक क्रांतिकारी की। आप सबको ये सुन के आश्चर्य होगा कि भगत सिंह क्या थे, और एक बहुत ही सुंदर कविता जो ब्रिटिश राज के प्रतिबंधित साहित्य में लिखी गई है, जो हमें मिली थी, उससे हम शुरुआत करते हैं। भारत के लिए तू हुआ बलिदान भगत सिंह, था तुझको मुल्क कौम का अभिमान भगत सिंह, वो दर्द तेरे दिल में वतन का समा गया, वो दर्द तेरे दिल में वतन का समा गया, जिसके लिए तू हो गया कुर्बान भगत सिंह। वह कौल तेरा और दिली आरजू तेरी, वह कौल तेरा दिली आरजू तेरी, है हिंद के हर कूचे में ऐलान भगत सिंह। फांसी पे चढ़ के तूने जहां को दिखा दिया, हम क्यों न बने तेरे कदरदान भगत सिंह। प्यारा न हो क्यों मादरे भारत के दुलारे, था जानो जिगर और मेरी शान भगत सिंह। हर एक ने देखा तुझे हैरत की नज़र से, हर एक ने देखा तुझे हैरत की नज़र से, हर दिल में तेरा हो गया स्थान भगत सिंह। भूलेगा कयामत में भी हरगिज नए किशोर, भूलेगा कयामत में भी हरगिज नए किशोर, माता को दिया सौंप दिलो जान भगत सिंह। ये कथन है शहीद आजम भगत सिंह का, जो देश के लिए उनके बलिदान और त्याग को बयां करता है। कभी कभी ये बात हमारे सबके मन में आती है कि देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण को निछावर कर दिया, अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों स्वातंत्र्य वीर सेनानियों ने उस समय पे यही ज़मीं को आज़ाद करने के लिए, यही हमारी मिट्टी को, हमारे देश को
आज़ाद करने के लिए कुर्बान कर दिए। ऐसे लाखों क्रांतिवीरों की पहचान थी और सबसे ऊपर थे भगत सिंह। और इसके लिए देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं महान सेनानियों में शहीद भगत सिंह भी एक थे। और इसके लिए कहा जाता है कि शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र सिर्फ 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ये वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदल देना। आप विचार करो, 1907 में जन्मे हुए भगत सिंह एक नई सोच के साथ एक दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए थे। ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसे विशेषताओं के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से हटकर कहा जाता था। यह ऐसा समय था जो 3-4 घटनाओं की अगर हम बात करें तो भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है। भगत सिंह से इस संक्षिप्त जीवनी में हम उनके अदम्य साहस, बलिदान और उनके जीवन की अमर गाथा को उल्लेखित करेंगे ताकि हम सब इससे कुछ सीख सकें। बहुत कठिन काम होता है देश के लिए, आज़ाद होने के लिए। जो स्वतंत्र वीरों ने जो संग्राम खड़ा किया था, उस संग्राम में बिल्कुल 12 साल की उम्र में सबसे पहला आघात उनके जीवन पे हुआ। और इसके लिए ये कहा जाता है कि 3-4 ऐसी घटनाएं हुई जब वो उनकी उम्र 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल की जब भगत सिंह हुए। और ये लगातार 5-6 वर्षों के अंदर उनके ऊपर जिन घटनाओं के माध्यम से उनके जीवन के ऊपर जो एक प्रभाव हुआ या फिर उनका जीवन जो झिझोड़ के रख दिया, ऐसे अलग अलग घटनाओं की बात आज हम ये कार्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं। लेकिन ये कहा भी जाता है कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा, पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया था। और शहीद भगत सिंह के साथ लगातार एक नाम वो समय पे सामने आता था, वो थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके साथ उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया था। और इसके लिए ये भी कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि भगत सिंह के ऊपर सबसे बड़ा आघात कब हुआ, जब वो 12 वर्ष के थे। क्या थी वो घटना? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह बिल्कुल 12 वर्ष के थे। जालियनवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। और यह प्रभाव ऐसा था कि भगत सिंह बिल्कुल 12 वर्ष के थे और तब उनको यह पता नहीं था कि जालियनवाला बाग के हत्याकांड करने में जनरल डायर सबसे आगे थे। और जनरल डायर ने ऐसी स्थितियों में जालियनवाला बाग में तभी ये कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। और हजारों लोग इकट्ठा होने के पश्चात पंजाब में बैसाखी का दिन था और पंजाब में बैसाखी का दिन सबसे ऊपर मनाया जाता है। और ऐसे समय में जालियनवाला बाग के समय जनरल डायर को ये बताना था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हो तो ऐसा एक उदाहरण उनके मन में था कि ऐसा एक उदाहरण लोगों के सामने रखा जाए जिसके कारण लोगों के मन में खौफ पैदा हो, लोगों के मन में डर पैदा हो, क्रांतिकारी विचारों को वहाँ पर ही दफना दिया जाए। ऐसे सोच वाले जनरल डायर मौका ढूंढ रहे थे। और ऐसा मौका वो ढूंढ क्यों रहे थे, तो इतिहास के पन्नों को अगर पलट के हम देखते हैं तो ये बात पढ़ने में आती है कि करीबन 13 अप्रैल के पहले कुछ 10-15 दिन एक ब्रिटिश महिला से कुछ गांव वालों ने, जालियनवाला बाग के आजू बाजू में रहने वाले कुछ लोगों ने उनके साथ कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में प्रश्न कुछ पूछे गए थे। और प्रश्न उत्तर के बारे में वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि लोगों ने उस महिला से, जो अंग्रेज़ महिला थी, उससे जब बात करना चाहता, प्रश्न पूछना चाहे थे, तो वो महिला ने जाके शिकायत दर्ज कराई थी कि ऐसे ऐसे समय पे ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे साथ प्रश्न पूछते हुए ब्रिटिशों के माध्यम से चलने वाले अन्याय के खिलाफ मुझे प्रश्न पूछे थे।
और इसके लिए जलियांवाला बाग के आजू बाजू में बसने वाले ब्रिटिश सैनिकों ने ये बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा डांव रचा था। और ये डांव के तहत 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का दिन था, और वो बाग जो बाग थी जलियांवाला बाग, उसमें से बाहर निकलने का एक ही फाटक था। वो फाटक जनरल डायर ने बंद कर दिया और सरेआम मशीन गन से गोलियां लोगों के ऊपर दाग दी थी। और सरेआम गोलियां दागने के पश्चात हज़ारों लोग वहाँ पर थे, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। वहाँ पर भागने के लिए वो जो गेट था, फाटक था, उसको बंद कर दिया गया था। और वो गेट बंद होने के कारण लोगों ने, महिलाओं ने वहाँ पर कुएं में अपनी कूदी मारते हुए, छलांग लगाते हुए वो कुएं में गिर गई, कुएं में छलांग लगाई कि ताकि ये गोलियों की बौछार से बच पाए। ऐसे हज़ारों परिवार ने पंजाब में जलियांवाला बाग में अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेज़ों ने करीबन 2000 राउंड फायर किए, ऐसे इतिहास कहता है। 500-700 की मौत हुई, हज़ारों देशभक्त नागरिक जख्मी हुए। और इस जालियांवाला बाग के हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। हत्याकांड के अगले दिन बिल्कुल 12 साल की उम्र में भगत सिंह जालियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा करके इसे पूरे जिंदगी के एक निशाने के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और सुदृढ़ बना दिया। लोग कहते हैं कि भगत सिंह कहीं पर भी आते थे तो भगत सिंह के अपने कुर्ते के बाएं या दाएं तरफ में छोटी सी पुड़ियों में वो जालियांवाला बाग की मिट्टी रखी थी और उस मिट्टी को वो अपने हाथों से उसको स्पर्श करते थे और कहते थे कि ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है मुझे रात को सोने नहीं देता है। और इसके लिए ये भी कहते थे कि ये पहली घटना थी। ये पहली घटना से आहत में आने वाले भगत सिंह ने ये अपने मन में निश्चित रूप से ये बांध लिया था कि एक बाजू में क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करने के लिए भगत सिंह आगे आए थे। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना भी प्रारंभ किया था, लेकिन उसी समय पे करीबन 1921-22 में जब महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा, पूरे देश का सबसे बड़ा असहयोग का आंदोलन, असहकार का आंदोलन का आह्वान किया था, तो भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में सक्रिय हो गए। लोगों ने पूछा कि भगत सिंह आप तो क्रांतिकारी दलों के सदस्य भी बनना चाहते हो? तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे जालियांवाला बाग की याद आती है और मुझे रात को सोते समय सपनों में भी वो जालियांवाला बाग के हत्याकांड करने वाले डायर का चेहरा सामने दिखता है। और इसके लिए भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 1922 जब महात्मा गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि सबसे बड़ा देश का असहकार का आंदोलन गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू हुआ और चौरी चौरा से शुरू हुआ, लाखों लोग उसमें आंदोलन में सम्मिलित हुए। ज़बरदस्त आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत हुई। और जब जैसा ये आंदोलन की शुरुआत हुई और आंदोलन आगे बढ़ रहा था, लोग चौरी चौरा से आगे चल रहे थे, अचानक ब्रिटिशों के सैनिकों ने अचानक तरीके से पूरे के पूरे गांव खेडूतों से आए हुए हमारे अपने तभी के सभी देशभक्तों, नागरिकों के ऊपर गोलियां दागना शुरू कर दिया। और जैसे कि अहिंसा में विश्वास करने वाले महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले इस असहकार आंदोलन को अचानक गोलीबारी में ब्रिटिश के सरकार ने बदल दिया और लोगों में अफरा तफरी मची, लोग भागने शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों की वहाँ पर ही मौत हुई। और फिर लोगों ने देखा कि अगर ये ऐसी गोलीबारी होती रहेगी तो लोगों ने इसको पलटवार कर दिया। और लोगों ने पलटवार ऐसा किया कि लोगों ने पुलिसों के ऊपर हमला किया, लोगों ने ब्रिटिशों के सेना के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें सशस्त्र क्रांति में यह आंदोलन बदल गया। कई पुलिस वालों की वहाँ पर मौत हुई, कईयों का निधन हुआ और बहुत सारे भारतीय देशभक्त नागरिकों की वहाँ पर निधन हुआ। बहुत सारे नागरिक शहीद हुए और इतिहास के पन्नों में
ये चौरी चौरा की घटना से भगत सिंह पुनः एक बार असहयोग आंदोलन, असहकार के आंदोलन से दूर चले गए। भगत सिंह ने देखा कि ये इसके माध्यम से क्रांति कैसे हो सकती है। महात्मा गांधी जी को जब भगत सिंह पूछने का प्रयास करते थे कि अगर हम असहकार के आंदोलन से या फिर हम अहिंसा के आंदोलन से अपने देश में बसे हुए ये जुल्मी शासन को अगर यहाँ से परास्त करने की बात करते हैं तो ये कठिन काम दिखता है। और ये अगर कठिन काम दिखता है तो ये क्रांति को, यानी जिसको हम अहिंसा की क्रांति कहते हैं, ये अहिंसा की क्रांति को बदलने के लिए सशस्त्र क्रांति ही लानी पड़ेगी, ऐसा विश्वास भगत सिंह के मन में आना शुरू हुआ था। और इसके लिए अहिंसा में उनका विश्वास कमज़ोर हो गया। वो इस निष्कर्ष पे लगातार पहुंचने के लिए तय करते हुए आगे चल रहे थे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता होगा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना शुरू किया, प्रारंभ किया, कई क्रांतिकारी दलों ने कि वो सदस्य बने और वो लगातार अपने लोगों से कहने लगे। तब उनकी उम्र का पता अगर हमें पता है कि 1922 और 21 का जो ये आंदोलन था चौरी चौरा का, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले में शुरुआत हुई थी। 1907 में जन्मे हुए भगत सिंह तभी करीबन 14 से 15 वर्ष के थे और वो लगातार गुरु गोविंद सिंह के शब्दों को बयां करते थे। वो शब्दों से रची हुई एक काव्य रचना अपने मित्र परिवार को कहते थे कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तेन गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। और ये लगातार अपने मित्रों को, अपने परिवार के पिताजी को, अपने माता को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को ये कहते थे कि मुझे तो गुरु गोविंद सिंह के वो शब्द याद आते हैं, जैसे मैंने कहा कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तेन गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। और ये शब्द से उनको ताकत मिलती थी। और एक खिस्से में रखी हुई जालियनवाला बाग की उस मिट्टी जहाँ पर शहादत और शहीदों के हिंदुस्तानी हमारे वीर लोगों की जो मिट्टी थी, जहाँ पर अपने देशभक्त नागरिक शहीद हुए थे, और गुरु गोविंद सिंह के वो शब्द की रचना लेते हुए भगत सिंह आगे बढ़ते थे। और इसके लिए ये बातें सामने आती थी कि इसके पश्चात अगर ये होता है तो क्या हो सकता है। और इसके लिए ये बातें जब आई उनके पास तो ये पता लगा कि अभी आने वाले समय में ये कैसे कर सकते हैं। तो तीसरी घटना जो थी, जो उनके मन में बहुत ही एहसास दिलाने का काम जिस घटना ने किया, वो घटना थी काकोरी का, जिसको हम कहते हैं कि 4 क्रांतिकारियों ने मिलते हुए काकोरी का कांड किया। तो ये काकोरी का कांड क्या था? तो ये काकोरी का कांड ऐसा था, तो ये काकोरी के कांड में ये कहा जाता है कि ये काकोरी के कांड में जब ये पता लगा कि किन परिस्थितियों में अपने क्रांतिकारी दलों के लिए, क्रांतिकारी दलों के सदस्य के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए, और ये पैसा इकट्ठा कैसे किया जाए, तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए एक बात सबके मन में आई कि काकोरी स्टेशन पे जब ये ट्रेन आती है तो ये ट्रेन में सरकारी खजाना है, और ये सरकारी खजाना अगर हम लूटते हैं तो ये सरकारी खजाना लूटने के पश्चात ये सरकारी खजाने में से मिला हुआ पैसा हमारे पास दिया जाएगा, और ये पैसों के माध्यम से हमको ये मालूम हो सकता है कि काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था। और ये काकोरी कांड ऐसा जबरदस्त था कि जब भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक नई दिशा देने का काम हुआ, और ये चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी और उनके सभी लोगों ने मिलते हुए, राम प्रसाद बिस्मिल और 4 क्रांतिकारियों ने मिलते हुए डकैती डाली। और ये डकैती इसके लिए थी क्योंकि हिंदुस्तान में बसे हुए क्रांतिकारियों के लिए पैसे की आवश्यकता थी,
और पैसा कहाँ से आए, और जोर जुल्म से, किसानों से, लोगों से, मजदूरों से जो पैसा ब्रिटिश सरकार इकट्ठा कर रही थी, वो पैसा लेते हुए ये ट्रेन काकोरी से जाने वाली थी और इसके ऊपर डकैती डालते हुए राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों ने ये पैसे को लूटते हुए अपने क्रांतिकारियों के पास ये पैसा पहुंचाने का प्रयास किया। और वो आप सभी ने देखा कि ये प्रयास तो सही हुआ, लेकिन काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई, 16 अन्य को कारावास की सजाओं के से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से वो जुड़ गए। और ये कहा जाता है कि क्रांति का प्रथम पाठ था। जैसे मैंने कहा कि 3 घटनाओं से भगत सिंह के दिल में ठेस पहुंची थी। पहला था जालियनवाला बाग, दूसरा मैंने कहा कि चोरी चौरा का आंदोलन, तीसरी घटना थी काकोरी के कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हुई थी। और इसके पश्चात लगातार ये बात देखने में आई कि आगे चलते हुए अपने इस क्रांतिकारी वीरों की दास्तां आगे कैसे चले, लगातार ये बातें उठती थी। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ मिलते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लगातार साथ में मिलते हुए इस काम को आगे बढ़ाने में लगे थे। इतने में एक और हादसा ऐसा हुआ कि जिस हादसे के पश्चात भगत सिंह और भगत सिंह की पूरी क्रांतिकारियों की टीम के दिलों के ऊपर सबसे बड़ा आघात हुआ। ये महीना था करीबन, ये था कि लगातार लाला लाजपत राय जो क्रांतिकारियों के सबसे बड़े जिसको हम कहते हैं कि प्रेरणा स्तोत्र थे, करीबन 3 अक्टूबर 1928 को यह तय हो गया कि इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत आएगा। और जिसके साथ साइमन कमीशन नामक आयोग के साथ साथ साइमन नाम के ब्रिटिश अधिकारी भी भारत आएंगे। और भारत का उनका उद्देश्य अलग था, और ये अलग उद्देश्य को देखते हुए भारत में आने वाले इस साइमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के विरोध में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी हुई लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में। आंदोलन हुआ, हजारों क्रांतिकारी इकट्ठा आए, और हजारों क्रांतिकारी इकट्ठा आने के पश्चात करीबन 50,000 क्रांतिकारी वहाँ पर इकट्ठा आने के पश्चात साइमन कमीशन के विरोध में वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज करने के पश्चात साइमन गो बैक के नारे लगे, और लाला लाजपत राय जहाँ पर आगे थे, सबसे नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ पर बसे हुए ब्रिटिश के सेना के अधिकारियों ने लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियाँ बरसाई, उनके शरीर के ऊपर इतनी लाठियाँ बरसाई, उनके छाती के ऊपर लाठियाँ बरसाई, सर के ऊपर लाठियाँ बरसाई। जो ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट थे और उनके साथ और एक अधिकारी थे सैंडर्स करके, ये अधिकारियों ने लाला लाजपत राय जो नेतृत्व कर रहे थे हजारों लोगों के साइमन गो बैक का, और इस ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट जिनके वजह से लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई, ब्रिटिश अधिकारी जो स्कॉट था, अब भगत सिंह के मन में आया कि कहीं ना कहीं तो ये ब्रिटिश सरकार को अगर यहाँ से क्रांति वीरों के माध्यम से अगर इनको जवाब देना है, तो ये जो ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट है जो उनकी मौत का जिम्मेदार है, उसको मारने का प्लान इन्होंने बनाया। और ये मारने का प्लान जो बनाया, इसके तहत ये बातें सामने आई कि इन्होंने ये तय कर दिया था कि ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारा जाए। और ये मारने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया, और ये प्लान के तहत ये तय हुआ कि पुलिस स्टेशन में हर रोज सुबह ये ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट आता है। और इसके लिए ये तय किया गया कि जय गोपाल, उनके साथ साथ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, और जिसको कहा जाता है कि हंसराज वोरा, ऐसे सब लोगों का एक गिरोह ये तैयारी करके पुलिस स्टेशन के आजू बाजू में रहेगा। और पुलिस स्टेशन के आजू बाजू में रहते हुए ये तय हो गया कि जय गोपाल ने स्कॉट को पहचानना है।
अब यहाँ पर ही सबसे बड़ा घोटाला ऐसा हो गया कि जयगोपाल को ये मालूम ही नहीं था कि स्कॉट कैसे दिखता है, और ये बातें तय हो गई थी कि स्कॉट के ऊपर गोली मारने की जिम्मेदारी राजगुरु और भगत सिंह के ऊपर आई। इन दोनों को बचाने की जिम्मेदारी, भगाने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर दी गई। और घोटाला ऐसा हुआ कि जयगोपाल ने स्कॉट पुलिस स्टेशन में आने के पश्चात जाके इन तीनों का कहना है कि स्कॉट पुलिस स्टेशन में आया है, और घोटाला ऐसा हुआ कि जयगोपाल स्कॉट को पहचानता ही नहीं था। और जयगोपाल के मन में अगर ये बात आई कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं स्कॉट को पहचानता ही नहीं हूं तो शायद मुझे टीम में से निकाल देंगे। इसके लिए स्कॉट को पहचानने से, यानी स्कॉट को अगर वो पहचानने से इनकार कर देता तो शायद उसको टीम में से बाहर निकाल देते। इसके लिए जयगोपाल भी टीम में शामिल हुए, और ये बात तय हो गई कि स्कॉट जिस दिन पुलिस स्टेशन में आएंगे उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर जयगोपाल खड़े रहते हुए इन तीनों को संदेशा देंगे कि स्कॉट पुलिस स्टेशन में आया है। सभी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे अपने लोग खड़े हो गए। भगत सिंह ने एक जगह ली, राजगुरु ने एक जगह ली, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी साइकिल लेके वहाँ पर खड़े थे ताकि साइकिल के ऊपर सवार होते हुए भगत सिंह और राजगुरु वहाँ से भाग जाए। जयगोपाल वहाँ पर खड़े थे, लेकिन गड़बड़ ऐसी हुई कि उसी दिन स्कॉट के घर में उसकी सास का आना था, और इसके लिए पत्नी के कहने के ऊपर स्कॉट अपनी सास के लाने के लिए स्टेशन पे चले गए। और स्टेशन पे चले जाने के पश्चात स्कॉट ने उस दिन पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हुए अपनी छुट्टी का एक अर्जी दाखिल कर दी। जयगोपाल ये जानते ही नहीं थे कि स्कॉट आज आने वाला नहीं है, लेकिन सुबह 10 बजे स्कॉट के जगह पे वहाँ पर जेपी सैंडर्स नामक एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपने मोटर बाइक पे पुलिस स्टेशन आ गए। हालांकि जयगोपाल ने स्कॉट को कभी देखा ही नहीं था, लेकिन जयगोपाल को ये मालूम था कि ये आने वाला अधिकारी जो स्कूटर पे आया है, मोटर बाइक पे आया है, मोटरसाइकिल पे आया है, यही स्कॉट है। करते हुए उन्होंने अपने सहकारियों को कह दिया कि स्कॉट पुलिस स्टेशन में आ गया है। हालांकि स्कॉट के जगह पे सैंडर्स आ गया था। बिल्कुल दोपहर को 12:30 बजे सैंडर्स अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए अपने मोटरसाइकिल पे सवार होने के लिए जा रहे थे कि जयगोपाल ने इशारा कर दिया, और राजगुरु अपनी छुपी हुई जगहों में से बाहर आए, और उन्होंने अपने रिवॉल्वर में से पहला राउंड फायर कर दिया। जो गोली वहाँ से निकली, भगत सिंह को ये पता लगा कि ये स्कॉट नहीं है, बिल्कुल ये दूसरा व्यक्ति है, सैंडर्स है। तो भगत सिंह ने चिल्लाते हुए राजगुरु को कहा कि राजगुरु रुक, ये स्कॉट नहीं है, ये सैंडर्स है। तब तक राजगुरु की गोली सीधे जाते हुए सैंडर्स के सर में लग गई, मानो सैंडर्स वहाँ पर गिर गया। भगत सिंह ने भी अपने बंदूक में से और 4 गोलियां सैंडर्स के ऊपर मार दी, और उधर के उधर राजगुरु और भगत सिंह ने गोलियों के बौछार से सैंडर्स को वहाँ पर ही गिरा दिया। लेकिन ये बात तभी पता लग गई कि ये सैंडर्स था, स्कॉट नहीं था। जो पोस्टर्स भगत सिंह ने बना के लाए थे कि स्कॉट मारा गया, लाला लजपत राय पे हमला करने वाला ब्रिटिश अधिकारी को हमने मार गिराया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसके निर्माता चंद्रशेखर आज़ाद थे, ऐसे पोस्टर्स वहाँ पर डाल दिए गए, लगाए दिए गए, और चंद्रशेखर आज़ाद ने ये दोनों को वहाँ से अपने साइकिल के माध्यम से भगा दिया। जयगोपाल एक तरफ गए, चंद्रशेखर आज़ाद एक तरफ गए, और राजगुरु और भगत सिंह वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, और वहाँ से फिर उन्होंने लाहौर छोड़ने का फैसला किया। पूरे देश में ये हल्ला हो गया कि जेपी सैंडर्स का वध आज क्रांतिवीरों ने कर दिया। और ये होने के पश्चात पूरे देश भर में ये ऐलान हो गया कि कौन क्रांतिवीर थे जिन क्रांतिवीरों ने ये स्कॉट के जगह पे सैंडर्स को मारा। और एक नहीं, अनेक जगहों पे धरपकड़ शुरू हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद अंडरग्राउंड हो गए। लाहौर से इस घटना के पश्चात उनको लाहौर छोड़ना पड़ा, और लाहौर छोड़ने के बाद उन्होंने ये तय कर दिया कि आने वाले समय में अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपने सब क्रांतिवीरों की लड़ाई और तेज करनी पड़ेगी।
और ये तेज करने की लड़ाई कैसी होगी, क्या क्या करना पड़ेगा। और ये चर्चाएं चल रही थी, लगातार इसके ऊपर बातें उठती थी, इनकी अलग अलग खुफिया मीटिंग होती थी और इसमें ये बातें दर्ज की जाती थी कि आज पूरा देश स्वातंत्र्य वीरों के इन कामों के वजह से चर्चा में है। अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार ये भी सकते में है कि आने वाले समय में अगर ये ऐसा ही होता रहा तो ये जो मुक्ति का संग्राम है, स्वातंत्र का जो संग्राम है, ये कहीं ना कहीं आने वाले 2-4 सालों में ही इसको हिंदुस्तान को आज़ाद करके चला जाएगा। ये सशस्त्र क्रांति पूरे देश भर में शुरू हुई थी और इसी समय में ये शुरू हुई थी, लेकिन इसी समय में एक बात भगत सिंह के मन में आ रही थी कि क्या किया जाए ताकि पूरे देश भर में ये चर्चा हो कि क्रांतिवीरों की ताकत, जिसका अंदाज़ा अंग्रेज सरकार को था, लेकिन अंग्रेजी सरकार को ये पता था कि क्रांतिवीरों की ताकत को दमन के माध्यम से, अपनी ताकत के माध्यम से दबा दिया जाए। लगातार जहाँ पर क्रांतिवीर दिखते थे, जहाँ पर वो कारनामों के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से, धरने आंदोलन के माध्यम से आगे आते थे, उनको पकड़ लिया जाता था, दर दबोच लिया जाता था, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था। हज़ारों लाखों क्रांतिवीरों को अंग्रेज सरकार अपने बल के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा सब जगहों पे बंद कर रही थी। और ऐसे समय में भगत सिंह के मन में एक योजना आई, और भगत सिंह के मन में ये योजना आई, वो कभी ये नहीं कहते थे कि कोई बात ऐसी हो ताकि शस्त्र का आधार लिया जाए। ये लोग कहते थे कि कोई एक ऐसी योजना हमारे मन में आए जिसके तहत पूरा देश हिल जाए और देश का विश्वास सशस्त्र क्रांति पे हो, और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से इस देश में बसी हुई अंग्रेजी की जुल्मी सरकार, ये गुलामगिरी की बेड़ियों में अटकी हुई अपनी हिंदुस्तान की ज़मीन को आज़ाद करने के लिए, ये सरकार के खिलाफ नारा बुलंद हो करने के लिए, जैसे कि पहले लाला लाजपत राय जी के आंदोलन में पहली घोषणा इनकलाब जिंदाबाद के जनक अगर कौन थे तो इनकलाब जिंदाबाद के जनक थे अपने शहीद भगत सिंह जनक थे। और इसके लिए उनके मन में जो योजना बनी, वो उन्होंने योजना सबके सामने अपने मीटिंग में रखी कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने पर असंतोष के मूल कारण को खोजने के बजाय इनकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा देश गूंजना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी, इसके तहत अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाए, लाखों करोड़ों क्रांतिवीर अगर इकट्ठा हो जाए, तो ये देश में जुल्म के संघर्ष में, जुल्म के खिलाफ संघर्ष में नारा देते हुए इनकलाब जिंदाबाद से मजबूत किया जाए। और इसके लिए योजना बनी कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बना दी गई। लेकिन बम फेंके तो कौन फेंके, विषय चर्चा में आया। सभी साथ में बैठे थे, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे अलग अलग क्रांतिवीर इकट्ठा होके बैठे थे कि ऐसे बम डाल दिया जाए जिससे पूरा देश, पूरी संसद हिल जाए और ब्रिटिश सरकार को ये लगे कि क्रांतिवीरों की ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि ये देश को अभी छोड़ने के सिवाय हमारे पास कोई पर्याय बचता नहीं है। लेकिन कैसे करे, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना तय हुई और इसके पश्चात बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने वहाँ पर जाते हुए बम फेंकना, पहला बम वहाँ पर फेंक दिया जहाँ पर जगहें थी, दूसरा बम फेंक दिया, अफरा तफर मची, पन्ने डाल दिए, पेपर डाल दिए। जो एक्ट लाए थे जिसके तहत हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये था कि पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसको पारित करने का प्रयास कर दिया गया था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके तहत मजदूरों के सभी आंदोलन, मजदूरों के हक को कुचलने का काम इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार करना चाहती थी। तो इसके खिलाफ पोस्टर बनाते हुए भगत सिंह ने वहाँ पर पोस्टर डाल दिए
और पोस्टर डालने के पश्चात, बम डालने के पश्चात मौका था भागने का, लेकिन शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ पर खड़े रहते हुए नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो बॉम्ब भी जो बनाए थे वो ताकतवर नहीं थे। वो बॉम्ब चाहे तो ताकतवर बना सकते थे, वो बॉम्ब चाहे तो लोगों के ऊपर भी डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि जहाँ पर संसद में मोतीलाल नेहरू बैठे हैं, नची केलकर बैठे हैं, ऐसे जो स्वतंत्र प्रेमी अपने लोग थे, उनके ऊपर बॉम्ब न डालते हुए जो जगह खाली थी वहाँ पर बॉम्ब डालने का काम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने किया। लोगों के मन में प्रश्न उठा कि भगत सिंह ने तो बॉम्ब डाला है, गैलरी में से खड़े हैं, दिख रहे हैं, लेकिन भागने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। चारों तरफ से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को घेर लिया गया, और घेर लेने के पश्चात ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो पुलिस थी, वो पुलिस इतनी सख्ते में थी, पुलिस इतनी डर रही थी कि सामने साक्षात भगत सिंह खड़े थे और भगत सिंह के कमर पे लटकी हुई रिवॉल्वर भरी हुई थी। चाहे तो वो रिवॉल्वर निकाल के पुलिस पे फायर कर सकते थे, गोलियां मार सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने ऐलान कर दिया, आज तो हम यहाँ पर खड़े हैं, आप हमें पकड़ सकते हो। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि भगत सिंह साक्षात यहाँ पर खड़ा है, और बॉम्ब डालने के पश्चात पुलिस को ऐलान करते हुए कि हमें पकड़ लो, इनकलाब जिंदाबाद, ये देश में बसी हुई ये गुलामगिरी की राजवट को हम मुक्त कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से भगत सिंह ने खुद को और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को पुलिस के हाथों में गिरफ्तार कर दिया। और उसके पश्चात शुरू हुई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ राजगुरु और सुखदेव की भी गिरफ्तारी हुई। और इनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम डालने के पश्चात उनको गिरफ्तार कर दिया गया। राजगुरु और सुखदेव की भी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के पश्चात पुनः एक बार ये देश में देखा गया कि किन परिस्थितियों को देखा जाए। और अंग्रेज सरकार लगातार ये बातों को पूछने लगी कि क्या स्थितियों को देखते हुए ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, एक नहीं हजारों क्रांतिवीर बाहर निकल पड़े थे। और ब्रिटिश संसद में जब ये दोनों कानून को पारित होने को न देने का कारण था, इतना होने के पश्चात भी ये स्थितियां जो बनी थी, और ये स्थितियां बनने के पश्चात भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देते हुए उन दोनों ने अपने को पुलिस के हाथों में थमा दिया। और ये होने के पश्चात 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। यह इतिहास के पन्नों में लिखा था कि जिस प्रकार से ये तीनों को जब सजा सुनाई गई, उसके पश्चात जेल में बंद कर दिया जाता था, और जेल में बंद करने के पश्चात जानवर से भी बदतर इनके साथ सलूक किया गया। हाथों में पैरों में बेड़ी डाले हुए भगत सिंह जब अपने परिवार से मिलने कभी कभी बाहर निकाले जाते थे, जेल में से बाहर जेलर के वहाँ पर आते थे, तो पूरे जेल में बसे हुए सब कैदियों के आंखों में आंसू आते थे। और भगत सिंह उनको कहते थे, यारो रोना नहीं, यारो रोना नहीं, ये तो हमारे देश को आज़ाद करने की लड़ाई है। और ये देश के आज़ाद करने की लड़ाई में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई, और उसके पहले ना उनको अनाज मिलता था, ना पीने का पानी मिलता था, और ऐसे समय में 23 मार्च की शाम 1931 को करीब शाम को 7:33 पर अचानक 7-8 घंटे पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। यही समय था, 7:30 बज चुके थे, और 23 मार्च को शाम को फांसी के फंदे को चूमते हुए इस देश के सबसे बड़े क्रांतिवीरों ने इस देश की ज़मीं को इस ब्रिटिश सरकार की गुलामगिरी से मुक्त होने के लिए फांसी के फंदे को चूमा था।
और इसके लिए फांसी पर जाने से पहले वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे आखिरी उनकी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लेनिन की जीवनी मेरी अधूरी रह गई है, वो पूरी करने का समय दिया जाए, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। और जेल अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरो, पहले क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो लो। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। और इसके लिए यह कहा जाता है कि तीनों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए, लेनिन की बुक को हाथ में लेते हुए, उसको जीवनी को साथ में पढ़ते हुए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के फंदे को गले में डालते हुए उसको चूमा था और ये कहा था कि गुलामगिरी की बेड़ियों से मुक्त होने वाला आज़ाद भारत, और इसके लिए पुनः एक बार जन्म लेना पड़ा तो पुनः एक बार इस हिंदुस्तान को मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए हम जन्म ले सकते हैं। और ये कहा जाता है कि भगत सिंह के माँ के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे और बाहर हजारों नहीं लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। और 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालते हुए उन्होंने कहा कि चलो अब फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। और फांसी पर जाते समय वो तीनों मस्ती से गीत गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा देश गूंज रहा था और पूरे देश गूंज रहा था। जब ये फांसी के फंदे इनके गलों में लटक रहे थे, उसके पश्चात इनके तीनों के शव को जब निकाला, लाखों करोड़ों लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। आंखों में से आने वाले आंसुओं ने तो पूरे देश भर में करोड़ों लोगों, करोड़ों देशभक्तों को रुला दिया था। जब इनकी चिताओं पर इनके शव रखे थे, लोग ये कह देते हैं, लोग ये बार बार कहते थे कि ऐसे फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिवीरों की दास्तां ऐसी थी कि 2 दिन तक तो पूरे देश भर में ना किसी के घर में खाना बना था, ना कोई दुकान खुली थी, ना कहीं पर राशन मिला था। ऐसे समय पे फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की याद में आज का दिन मनाया जाता है, शहीद दिवस करके मनाया जाता है। और इसके लिए जेल के अधिकारी जो हिंदुस्तानी थे, जो हिंदुस्तानी अधिकारी को जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के आंसू भी रुक नहीं रहे थे। जेल में बंद कैदियों ने तो जेल की सलाखों को तोड़ना ही बाकी रखा था और चारों तरफ से नारे लग रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु अमर रहे। ये दास्तां एक क्रांतिकारी की थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिलने के पश्चात और तेज क्रांति चली। उसके पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद को भी फांसी हुई और लगातार एक नहीं हजारों क्रांतिवीर फांसी पर चढ़ते गए। 1930 के पश्चात 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई। 1931 से लेकर लगातार 1947 तक ये गाना मेरा रंग दे बसंती चोला और शहीद भगत सिंह की याद में हजारों लाखों क्रांतिवीरों ने फांसी के फंदे को अपने गले में लटका लिया था। और इसके लिए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, गुलामगिरी की बेड़ियों से मुक्त हुआ। लेकिन आज भी 93 वर्षों के पश्चात हमें याद आता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इसके लिए आज का ये दिन शहीद दिन मनाया जाता है 23 मार्च। पुनः एक बार शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हम इनकी पवित्र स्मृति के सामने नतमस्तक होते हैं। उनकी याद में पुनः एक बार उनके स्मृतियों के सामने, उनके स्मृति की तरफ देखते हुए याद करते हैं सुखदेव, राजगुरु और शहीद भगत सिंह को और उनकी आदर्श विचारधारा पे। आज हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे शहीद भगत सिंह की प्रेरणादायी विचारों से हम आगे चले और ये देश मजबूत, शक्तिशाली बने। यही प्रेरणा हम शहीद भगत सिंह की उन विचारों से लेते हैं। यही थी हमारी आज दास्तां एक क्रांतिकारी की, उनके विचारों की। पुनः एक बार शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के याद में और उनके पवित्र स्मृति को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं।
भारत माता की जय।